ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस और मैं हूं आपका मेज़बान सिब्तान बलोच। आज का प्रोग्राम है जनाब हमारा, इसमें शाहीन सरगोदा पॉडकास्ट सर्विस में मुख्तलिफ सेगमेंट मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप देखते रहते हैं। शाहीन सरगोदा उसमें हमारा जो सेगमेंट है ख़ास तौर पर हेल्थ टाइम। कल पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया और उसी मुनासबत के साथ कल भी हम भरपूर कोशिश करते रहे। यकीनन हमारे साथ डॉक्टर सिकंदर साहब जो थे रेडियो पाकिस्तान से ऑनलाइन थे और डॉक्टर मोहम्मद ख़ान मलिक साहब से हमने रब्ता किया, तो एक सेमिनार और मुख्तलिफ मसरूफ़ियत की बिना पर कल तशरीफ़ नहीं ले पाए, जिसलिए आज ये प्रोग्राम खसूसी तौर पर इनकाद किया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद ख़ान मलिक साहब के हवाले से बताता चलूँ कि शहर सरगोदा के मारूफ डॉक्टर हैं। इनकी गिरां कदर हमारे शहर के लिए खिदमात हैं और ख़ुसूसी तौर पर रेडियो पाकिस्तान सरगोदा इन्हें अपना फैमिली मेम्बर समझता है और जब भी रेडियो पाकिस्तान ने दावत दी ये ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं, एक कौमी कास को समझते हुए लोगों को आगाही देने के सिलसिले में। डॉक्टर साहब का तारुफ कराता चलूँ कि डॉक्टर मोहम्मद ख़ान मलिक साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड एंडोस्कोपिक हैं। इसके अलावा जनाब MBBS FCPS मेडिसिन में किया हुआ है, चीफ कंसल्टेंट फिजिशियन DHQ सरगोदा साहब का फिजिशियन डॉक्टर्स अस्पताल लाहौर और इंचार्ज हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सरगोदा और इंचार्ज डायलिसिस सेंटर और बहुत सी खिदमात इनकी शहर सरगोदा के लिए हैं। डॉक्टर साहब आपको वार्म वेलकम कहते हैं रेडियो पाकिस्तान सरगोदा में। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए यहाँ पर बुलाया। डॉक्टर साहब, लोगों की समझने के लिए, क्योंकि ये दुनिया भर में हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, लोग इसको पसंद करते हैं और फीडबैक भी देते हैं और आपकी भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं। ये सर डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ जिसका आम ज़बान में हम शुगर का मर्ज़ कहते हैं, इसमें बेसिकली होता ही है कि हमारे अंदर जो शुगर एक ख़ास लिमिट से जब क्रॉस करती है बॉडी के अंदर, तो इस मर्ज़ को हम शुगर का मर्ज़ या डायबिटीज़ जो है वो कहते हैं, क्योंकि इसके फिर जो असरात होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर आना शुरू हो जाते होते हैं। तो इस वजह से इसका जो है ना, पहली तो बात यह है कि हमें इसके ये कोशिश करनी चाहिए कि हम या हमारा अल्लाह ना करे कोई अजीज़ जो है ना वो इस मर्ज़ का शिकार ना हो। सबसे पहली कोशिश तो ये होनी। लेकिन अगर कोई बंदा इस मर्ज़ का शिकार हो गया तो अगली एफ़र्ट हमें ये करनी है कि हमने उसका शुगर का कंट्रोल जो है वो इंतहाई अच्छे तरीके से करना है, ताकि उस मरीज़ के अंदर जो शुगर से मुतल्लिक़ जो पेचीदगियाँ हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मरीज़ हमारा उनका शिकार ना हो। चूँकि अगर वो उनका शिकार हो गया तो उससे उसके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो जो है कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है और उससे अल्लाह ना करे पेशेंट का डेथ रेट जो है उसके अंदर भी इजाफा हो जाता होता है। सही। डॉक्टर साहब, अभी आपने ज़िक्र किया कि कंट्रोल रखनी है। कंट्रोल रखने के लिए क्या एक पैमाना है कि हम समझ सकें कि अब इनकी शुगर जो है वो कंट्रोल्ड है, या जैसे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रेंज है कि अगर वो टेस्ट कराते हैं, क्योंकि लोग थोड़े से आगाह ज़रूर होते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं, कौन सी रेंज को नॉर्मल रेंज डिक्लेयर करते हैं हाँ आप जी, लोग? अगर आप शुगर के जो है वो मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं जी। तो फिर उसमें अगर आप खाली पेट शुगर चेक करवाती हैं तो वो आपकी 110 से 130 के दरमियान जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज है। लेकिन अगर आइडियली 120 से नीचे नीचे हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर 130 तक भी हो तो वो एक्सेप्टेबल रेंज है। और अगर आप जो है वो खाना खा के उसके 2 घंटे के बाद करवाते हैं तो वो आपकी आइडियली 140 से नीचे होनी चाहिए, लेकिन अगर 160 हो तो तब भी वो एक्सेप्टेबल है। सही। फिर आपके पास इसमें एक हम जिस टेस्ट है जिसको हम कहते हैं 3 माह की एवरेज का टेस्ट, अच्छा उसमें सर। उसको HbA1c हम बोलते हैं। तो वो अगर आप करवाते हैं तो वो आपका जो है बिलो 7 होना चाहिए। सही। तो अगर हमारे मरीज़ को ये तीनों पैरामीटर पूरे कर रहे हैं कि अगर उसकी खाली पेट शुगर ठीक आ रही है, उसकी खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर ठीक आ रही है, उसकी ये 3 माह की एवरेज वाला टेस्ट है वो ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका मरीज़ जो है उसके शुगर का कंट्रोल वो अच्छा जा रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, अलामात की, कि नॉर्मली पता कैसे चलता है कि इसको शुगर है। जो लोग घर में बैठे हैं, दुनिया भर में कहीं भी बैठे हैं, वो कैसे अपने आप को समझ लें कि एक तो टेस्ट एक है ना बेहतरीन पैमाना है, कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ जाएँ टेस्ट करवाएं? जी। बिल्कुल, उसमें ये होता है कि जब हम शुगर के मरीज़ को डायग्नोज़ करते हैं तो उसके डायग्नोज़ के 3 तरीके होते हैं। कुछ मरीज़ हमारे पास जो है ना वो टिपिकल सिम्पटम्स के साथ आते हैं, जी। जिसमें मरीज़ ये कहता है जी मुझे रात को छोटा पेशाब ज़्यादा बार-बार आता है, सोने के ठीक। बाद उठना पड़ता है, या वो ये कहता है मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है या मुझे भूख ज़्यादा लग रही है। तो ये हमको टिपिकल सिम्पटम्स इसको बोलते हैं। तो एक तो अगर किसी के अंदर ये 3 अलामात हैं, तो उसको यूरिन ज़्यादा आ रहा है, उसको प्यास ज़्यादा लग रही है, उसको भूख ज़्यादा लग रही है, तो उसको अपनी शुगर लाज़मी चेक करवाना चाहिए। दूसरा, कुछ मरीज़ हमारे पास जो होते हैं उनका ऐसे पता चलता है कि हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं जी। तो उस हालांकि उसके अंदर उनके अंदर कोई अलामात नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, तो उस उन्होंने बाई चांस अपनी शुगर चेक करवा ली और रूटीन टेस्टिंग के अंदर
या उनका कोई ऑपरेशन वगैरह होने लगा तो उससे पहले रूटीन में उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, शुगर चेक करवा ली, उसमें निकले, तो ये एक स्क्रीनिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि पेशेंट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती है तो तब उसकी जाकर हम वो करवाते हैं कि इसको डायबिटीज़ तो नहीं है। तो उस सूरत में जैसे कि कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पाँव सुन जाते हैं, पाँव से जूता निकल जाए, एहसास नहीं होता, पाँव के अंदर कोई चीज़ चुभ जाए, एहसास नहीं होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पाँव के अंदर सुइयाँ सी चुभती हैं और पेन होती है, और रात को पाँव जो है वो हमें बिस्तर से बाहर निकाल कर सोने पड़ते हैं। या किसी मरीज़ को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसकी शुगर चेक करते हैं, वो शुगर ज़्यादा जाती है, किसी को फाले का मसला उसका शुगर चेक की ज़्यादा आ गई, किसी की बिनाई कमज़ोर हो गई उसकी शुगर चेक की वो ज़्यादा आ गई। तो एक ये होता है कि आप पेचीदगी हो चुकी हैं ऑलरेडी, फिर आप शुगर चेक करवाते हैं तो वो उसका पता चलता है कि ये तो शुगर की वजह से प्रॉब्लम हुआ था। या दूसरा जैसे आपको है कि स्क्रीनिंग है, ना मरीज़ के अंदर अलामात है, ना मरीज़ के अंदर पेचीदगी है। तो ये 3 तरीके आपके पास हैं जिनकी वजह से आप शुगर के मरीज़ का पता लगा सकते हैं कि उसको शुगर है या नहीं है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा डिटेल से बताया, और ये बताइएगा कि क्या ये बच्चों में भी हो जाती है, कि अगर हम कहें कि बच्चों में भी शुगर की अलामात होती हैं, उन्हें भी हो सकती हैं? हाँ जी, ये जो है आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसमें पहले तो यही समझा जाता था कि शायद ये जो है अडल्ट पॉपुलेशन का मसला है, लेकिन अब ये अडल्ट पॉपुलेशन का नहीं है। अब इसके अंदर बच्चों के अंदर भी ये बीमारी होती है और बच्चे भी इस बीमारी का अफेक्ट हो रहे हैं। उसको बल्कि हम इसका नाम भी देते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं इसको ना। तो ये होती ही बच्चों के अंदर है। और जो दूसरी हमारी जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो टाइप 2 है, ये अब अडल्ट्स के अंदर होती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन में भी काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं कि जिसके अंदर इन 2 के अलावा भी क्लासिफिकेशन में वो चीज़ें आ चुकी हैं कि आपके, तो इस कहने की वजह से ये कि कोई भी ऐसी उम्र नहीं है जैसे आप ये कह सकें कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब आप किसी भी एज के ऊपर अल्लाह ना करे शुगर का मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी तफसील से आपने बताया कि जनाब कैसे सिम्टम्स होते हैं, नज़र के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ मसाइल हो सकते हैं। जो हमारी बहनें हमारा ये प्रोग्राम देखेंगी, कुछ हामला ख़वातीन भी होती हैं इनमें, तो उनको भी इफ़ेक्ट करती है। अगर उस कंडीशन में हो तो उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए, उनकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए जो शुगर की है, और क्या उनका अगर ब्लड प्रेशर भी साथ चल रहा है, ब्लड प्रेशर की भी वो पेशेंट हैं, तो कितना बैलेंस करना चाहिए? हाँ जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है ये एक पूरा एक टॉपिक बनता है कि आपके अमल के दौरान आपका शुगर का जो ना आपने उसको कैसे मैनेज करना है। तो एक इसमें 2 चीज़ें अब आती हैं कि कुछ ख़वातीन हैं जिनको शुगर सिर्फ़ और सिर्फ हमल के दौरान होती है, और जैसे ही वो प्रेगनेंसी ख़त्म होती है उनकी शुगर नॉर्मल हो जाती है, फिर अगेन दोबारा वो प्रेग्नेंट होती हैं, फिर दोबारा शुगर हो जाती है, फिर वो ठीक हो जाती है, फिर अगेन प्रेग्नेंट होती हैं, फिर तो एक ये है कि वो प्योरली सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो ना वो प्रेगनेंसी के हद तक होगा। एक उसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस ना। ठीक। दूसरा ये होता है कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको शुगर तो पहले नहीं थी, लेकिन वो प्रेगनेंसी हुई उसके बाद उनकी शुगर शुरू हो गई, जी। और फिर बाद में हमल तो ख़त्म हो गया लेकिन उनकी शुगर नॉर्मल नहीं हुई है। तो इसका मतलब है ये पेशेंट जो था ये शुगर के रिस्क के ऊपर था, लेकिन जो प्रेगनेंसी का स्ट्रेस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है प्रेगनेंसी का, तो इस प्रेगनेंसी के स्ट्रेस ने उस शुगर को एक्सपोज कर दिया। तो मतलब ये एक नॉर्मल रूटीन की शुगर की मरीज़ा थी, लेकिन प्रेगनेंसी के स्ट्रेस आने की वजह से थोड़ा वो जल्दी एक्सपोज हो गई है। ठीक। लेकिन चाहे रीज़न जो भी हो उसके अंदर शुगर बनने की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें ये है कि इन ख़वातीन को नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा अच्छा कंट्रोल चाहिए होता है। तो मतलब इसमें अगर हम ये कह लें कि मेल्स कह लें या नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स कह लें, उनके मुकाबले में जो हमल के दौरान हमें शुगर का स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होता है। ठीक है। क्योंकि जो है जैसे अभी आपने बोला कि नॉर्मल वैल्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी के दौरान हमें अगर फास्टिंग शुगर लेवल जो है वो जो है 95 से नीचे नीचे चाहिए। और अगर हम रैंडम की बात करते हैं कि खाना खाने के सही 2 घंटे बाद, तो वो शुगर लेवल हमें 120 से नीचे चाहिए। ठीक हो गया। ठीक। तो हमें मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा कंट्रोल की जो वो ज़रूरत होती है ताकि माँ और बच्चा दोनों इस बीमारी के असरात से बच सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने ये भी समझ लिया, ख़वातीन के हवाले से भी हमने समझ लिया। अब आते हैं इसकी अद्वियात, या मतलब हम जो नॉर्मली इसकी अद्वियात दी जाती हैं, इसकी 2 टाइप होती हैं। एक तो नॉर्मली कैप्सूल वगैरह दवाई दे दी जाती है, और दूसरा इंसुलिन लगती है। तो ये बताएं कि ये किस वक्त इनका तयन किया जाता है, और ये कौन सी ज़रूरी है, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट इंसुलिन के नहीं होते? बेसिकली जो है ना ये आपका इलाज के मतलब अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। जी सर। एक हमारे पास डाइट और एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना ये वाला आ जाता है। ठीक। तो और दूसरा हमारे पास जो है टैबलेट्स की फॉर्म में आता है, तीसरा हमारे पास इंसुलिन की फॉर्म के अंदर जब वो आ जाते हैं।
हमारा मकसद चूँकि ये है कि हमने शुगर को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने का हमारा पर्पस क्या है कि चूँकि शुगर एक दफ़ा होगी उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन शुगर को कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव हमारा वो ये है कि हम इसकी शुगर की पेचीदगियों कॉम्प्लिकेशन से बचें। क्योंकि अगर हमारा शुगर का अच्छा कंट्रोल होगा हम कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं होंगे, जी। और जब तक हम कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं होंगे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बेहतर रहेगी। तो इसमें आपका ये अब एक डॉक्टर का डिसीजन होता है कि के नज़दीक जो है कि क्या उस पेशेंट को सिंपल उसने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट के साथ चलाना है, या उसके साथ उसको जो है वो टैबलेट ज़रूरी है, या उसके साथ इंसुलिन ज़रूरी है। क्योंकि ये डिसीजन हम किसी एक फैक्टर के ऊपर देख कर नहीं करते, हम ये डिसीजन लेते हैं कि उसकी एक तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ शुगर के, क्या वो टाइप 1 है, जी। उसमें ट्रीटमेंट ही सिर्फ इंसुलिन है, उसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि टाइप 2 है, उसमें हमारे पास तीनों ऑप्शन हैं, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ऑप्शन भी है, और दूसरा जो है टैबलेट्स का ऑप्शन भी है, और थर्ड वन आपके पास इंसुलिन का। लेकिन इनमें से किस पार्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट है, वो डिसीजन हमारा सारे का सारा जो है इस चीज़ के ऊपर होगा कि क्या उस पेशेंट को सिर्फ शुगर है, या शुगर के साथ उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन भी आ चुकी है, और सेकेंडली उस जो है उसकी एज कैसी है, और जो हम शुगर की टैबलेट देने जा रहे हैं या इंसुलिन या जो भी उसके लिए हम कोई ट्रीटमेंट प्रपोज कर रहे हैं, क्या उस एसोसिएटेड कंडीशन को कि लाइक अगर उसको किडनी फेल है तो ये तो नहीं है कि वो ट्रीटमेंट किडनी फेलियर को और वर्स कर देगा, या उसको हार्ट अटैक का मसला है तो उसको और वर्स कर देगा, या उसका कोई फालिज का मसला है, या उसके कोई कोलेस्ट्रॉल को तो नहीं वो गड़बड़ करेगा। तो इन सारी चीज़ों को देख कर फिर आपने डिसीजन लेने हैं कि आपके पेशेंट के लिए टैबलेट अच्छी है, और अगर टैबलेट अच्छी है तो उनमें से कौन सा ग्रुप अच्छा है या कौन सा ग्रुप बुरा है। आपके लिए इंसुलिन अच्छी है नहीं है, तो भैया आपके गुर्दे की कंडीशन कैसे जा रही है, आपके जिगर की कंडीशन जो है वो कमज़ोर है या नहीं है, तो वो कैसे, तो इन सारे फैक्टर्स को देख कर फिर आप ये डिसाइड करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, अभी आपने ज़िक्र किया एज का, और एक आम सोसाइटी में मुख्तलिफ एक सवाल गर्दिश करता है कि कोई एज का भी अमल दखल होता है, या किसी एज में भी ये हो सकती है शुगर? शुगर के जैसे मैंने आपको बताया, आप शुगर के लिए कोई भी एज ऐसी नहीं है कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि आप इस एज के अंदर शुगर से बच सकते हैं। जी। आपका शुगर जो है वो जो है बचपन से लेकर टिल डेथ, आपको अल्लाह ना करे किसी की भी एज के अंदर आप जो है वो इसका बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ठीक सर। अच्छा सर, अब आते हैं कि अगर शुगर का एक पेशेंट हो गया है, उसके जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इससे इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं? ये एक आपका इंतहाई अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें मतलब इस जो इससे कॉम्प्लिकेशन होती है शुगर के वाले से, वैसे तुम्हारा पूरा बॉडी ही अफेक्ट हो रहा होता है, और बेसिकली इसमें जो आपके खून की जो शरियान हैं वो तंग हो रही होती हैं, और जिसकी वजह से मुख्तलिफ आर्गन्स को खून की सप्लाई जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आर्गन्स अफेक्ट हो रही है उसमें सबसे जो टॉप पर है वो आपका हार्ट है। ठीक सर। उसके अलावा फिर आपका जो है वो नेक्स्ट आपका जो है ब्रेन आ जाते हैं, फिर ठीक। आपकी बिनाई जो है वो नज़र कमज़ोर हो सकती है, इवन अल्लाह ना करे बिनाई ख़त्म भी हो सकती है आपकी। उसके अलावा आपके जो है वो गुर्दे अफेक्ट हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, और बाज़ का तो आपको गुर्दे वाश कराने तक की नौबत जो है वो आ जाती होती है। और उसके अलावा कुछ लोगों को जोड़ों के अमराज जो है वो शुरू हो जाते होते हैं, जिनमें से खासतौर से जो है ये नी जॉइंट्स या घुटनों का जो दर्द है वो होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोगों की खून की सप्लाई इतनी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है कि उसके अंदर जो है उनकी टांगें वगैरह जो ना वो काटनी पड़ सकती हैं। तो ये वाले, और कुछ लोगों का इन्फेक्शन वगैरह इन्फेक्शन जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें एक सूरत में उनका पार्टिकुलरली वो टीबी जो है उसका मर्ज़ ज़्यादा बढ़ जाता था, या जो कोरोना है जी जी। उसका मर्ज़ जो है ना वो बढ़ सकता है। ठीक। सिलसिला गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद ख़ान मलिक साहब मौजूद हैं, ख़वातीन और हज़रात, और आज हम शुगर के मतलब खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किए हुए हैं, और इसमें हम बातचीत भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये भी बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकती हैं। अब आते हैं सर डाइट। एक हमारी जो डाइट है इसका बड़ा एक अहम किरदार है। अगर हमारी डाइट ठीक नहीं होगी, या ख़ास तौर पर जो शुगर पेशेंट है उनकी डाइट ठीक नहीं होगी, तो उनके लिए भी बड़ी ये कम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाती है। डाइट कैसी सर होनी चाहिए? डाइट के लिए हमारे पास जो है ना हेल्दी और बैलेंस डाइट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें अगर हम ये बात करें कि जैसे आजकल हम लोग ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जा रहे जी हैं, जी। तो इसको बड़ा स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें मीठे वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए।
बाकी हमें जो है अगर हमें शुगर नहीं है तो हमें सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और अगर हमने दूध पीना है तो उसको उबाल कर मलाई उतार कर, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। दूसरा, अगर आप अंडा खा रहे हैं तो उसकी सफ़ेदी खानी है, जर्दी वगैरह नहीं खानी है। और अगर आपने गोश्त इस्तेमाल करना है तो उसमें वाइट मीट यूज़ करें, रेड मीट जो है ना, बड़ा गोश्त वगैरह हो गया, वो आपने नहीं इस्तेमाल करना। और घी के बजाय आप ऑयल का इस्तेमाल करें। सही। और बाकी जो है आप राइस का इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड से इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना वेट मेंटेन करें ताकि आप मोटापे का शिकार ना हो। और दूसरा, आपका जो है जिस किस्म की भी आप एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं अपनी एज और सेहत के मुताबिक, तो वो आप लाजमी करें। और वरना कोशिश ये करें कि अपनी एक्सरसाइज में से पार्टिकुलरली वॉक जो है वो आप जितने कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं वो उसमें करें। क्योंकि जो मेडिकल रिकमेंडेड वॉक है वो आपके लिए मिनिमम 30 मिनट की वॉक है, और 5 दिन हफ्ते में आपने करनी होती है। तो हफ्ते में यानी आधे घंटे की वॉक कम से कम 5 दिन के लिए ये मिनिमम है। बाकी आपका डिपेंड ये करता है कि आपका हेल्थ स्टेटस कैसा और आपकी एज कैसी है, उसके मुताबिक आपके लिए आप क्या हैवी एक्सरसाइज कर पा सकते हैं या नहीं, या इतनी एक्सरसाइज वॉक कर सकते हैं कि नहीं, तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन ये मिनिमम आपके लिए ये वाली चीज़ है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम पूरी दुनिया में वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे कि ऑफ रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि तकरीबन चौथे नंबर पे पाकिस्तान आ गया है इसमें। तो इसमें सारे से अहम जो फैक्टर आप देखते हैं कि हमारा क्या चीज़ है, क्या हमारा लाइफस्टाइल है, डाइट है, या आपस में इंटरकनेक्ट हैं सर ये सारी चीज़ें? हाँ जी, इसके अंदर हमारा जो है ना वो जो हम देख रहे हैं कि जिस हम तेज़ी के साथ जा रहे हैं उसमें जो मेजर रोल है वो हमारे एनवायरनमेंटल फैक्टर हम इसको बोलते हैं, जी। कि जिसमें हमारे पास पर डाइट भी है और हमारे पास जो है ओबेसिटी भी आ जाती है, जी। और हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज भी आ जाती है, और हमारे पास स्ट्रेसेस भी आ जाते होते हैं। तो सही। ये 3-4 फैक्टर मिलकर कि इसमें आपकी डाइट है, आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ना करना, और आपका मोटापे का शिकार ज़्यादा होना, और दूसरा मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस वगैरह का जो है अगर आप शिकार हैं तो आपके अंदर शुगर का मर्ज़ होने का चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। या फिर अल्लाह ना करे कि आप कुछ ऐसी बीमारी का शिकार हैं जिनकी वजह से कुछ अद्वियात ऐसी लेनी पड़ती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको शुगर बढ़ सकती है, तो उससे भी है। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करें तो ये 3-4 फैक्टर ही हैं कि अगर हम मोटापे को कंट्रोल कर लें, हम अपनी डाइट को जो है वो बैलेंस कर लें, और हम अपनी एक्सरसाइज जो है इसको जो है अगर हम सही तरीके से कर लें और इसको सस्टेन भी कर सकें, तो इंशाल्लाह हम शुगर के मरीज़ से बहुत हद तक, अब शुगर के मर्ज़ से बहुत हद तक बचने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, ख़वातीन और हज़रात, शुगर के मर्ज़ से बचने से हम बहुत हद तक इसमें कामयाब हो सकते हैं। इसमें सबसे अहम जो डॉक्टर साहब की बातों में थी कि फ़ास्ट फूड जो बाहर की हम खाना खा रहे हैं आजकल, हम अपने बच्चों को डाइट दे रहे हैं, ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और ये कोई इसमें एज फैक्टर नहीं है। आज डॉक्टर साहब से ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है, आगाही देना मकसद है कि एज का तयन इसमें नहीं होता, बच्चों को भी हो सकता है। सर ये बताइएगा कि क्या कुछ लोगों को जो हो जाती है, या कुछ इनके इनहेरिटेज में भी ये होता है तो उनको इफ़ेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ आपके पास जेनेटिक्स का भी होता है। तो अगर जो जिन लोगों को जेनेटिकली वो ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड हैं, या उनको उनकी वजह से जेनेटिक्स की वजह से ज़्यादा चांस होता है, उनको पर एटलीस्ट जो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं उनको तो कंट्रोल करना चाहिए, ताकि उनके अंदर शुगर का डिवेलप होने का चांस कम से कम होता चला जाए। सही। सर दुनिया भर में ये प्रोग्राम देखा जाता है, क्या पैगाम देंगे ख़ास तौर पर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से? उसमें एक तो ये है कि बाकी दुनिया को तो ये बीमारी अफेक्ट कर रही है, लेकिन हमारे माशरे को ये ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान कर रही है। और जिसमें आपको बताया कि और बड़ी तेज़ी के साथ फैल भी रहे, हम इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में भी चौथे नंबर पर हैं। तो जो मेरा पैगाम ये होगा कि हमने सिर्फ शुगर का, अगर अल्लाह ना करे जो लोग अफेक्ट हो चुके हैं उनका अच्छा ट्रीटमेंट तो हमने करना ही करना है। जी। और उसके रीज़न ये है कि हम उनका अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे तो वो कम्प्लिकेशन से बचेंगे, और अगर कम्प्लिकेशन से बचेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन वो होती चली जाएगी। बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह वो लोग रहेंगे, और अपनी वो लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। और दूसरा जो इससे बढ़कर है वो ये है कि हमने शुगर के मरीज़ों की तादाद में कमी लानी है, और उसके लिए हमें कोई लंबे चौड़े काम नहीं करने। हमारी अपनी ज़ात तक वो काम महदूद है, अगर हम वो कर लें
तो इंशाल्लाह ये शुगर वाले जो मरीज़ों की तादाद के अंदर हम एक सिग्निफिकेंट कमी जो है वो ला सकते हैं। उसका जैसे आपको बताया कि टोटल 3 चीज़ों का अगर हम फोकस करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह हम खुद भी शुगर के मर्ज़ से बच सकते हैं और हमारे जो है अजीज़ व क़ारिब या हमारे जो हम वतन हैं वो भी इस बीमारी से बच सकते हैं। उसमें जिसमें आपको बताया कि एक तो अपना मोटापे को आप बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपना आइडियल वेट मेंटेन करें, आप मोटापे का शिकार ना हो। दूसरा जो है आप अपनी खुराक इस्तेमाल करें लेकिन बैलेंस डाइट, और कोशिश ये करें कि वो हेल्दी खुराक जिसके अंदर हम हमारे फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, इनका इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाकी जहाँ पर मीठा है, जहाँ पर चिकनाई है, उसका इस्तेमाल हम बहुत हद तक कम कर दें, बहुत हद तक कम कर दें। और तीसरा ये है कि हम अपनी एक्सरसाइज हम अपने एज और हमारे जो हेल्थ स्टेटस के मुताबिक जो हमें सूट करती है वो हम अपनी एक्सरसाइज उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो इंशाल्लाह हम इस ख़तरनाक मरज़ से बच सकते हैं। जी ख़वातीनो, आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी बात, पैगाम जो आखिरी था एक, उसको हमें आम करना है, शुगर से बचना है, मोटापा ख़ास तौर पर नहीं होने देना, आपने डाइट का ख़ास ख्याल रखना है और उससे बढ़कर एक्सरसाइज आपने करनी है। ये तीनों चीज़ें, तीनों फैक्टर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आप इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होते, इन चीज़ों पर अमल नहीं करते, तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकते। हम आए रोज़ देखते हैं कि पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ शिकार भी हो रहे हैं। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था और एक दफ़ा से फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर मोहम्मद ख़ान मलिक साहब, आप रेडियो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, आपको बहुत थैंक यू सो मच। जी ख़वातीनो हज़रात, आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद ख़ान मलिक साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे, हमने डायबिटीज़ के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम किया। प्रोग्राम के हमारे प्रोड्यूसर जमशेद कादरी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक गुलाम अब्बास आवान और अपने मेज़बान सिप्तान बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपनों और अपने की दुआ का खास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।